धन्यवाद देना चाहूँगा फसल क्रांति टीम को कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आपसे रूबरू होने का। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि किसानों के मन में एक संशय है कि अगर हम प्राकृतिक खेती अपनाते हैं तो हमें नुकसान हो जाएगा, हमारी प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन ये सब भ्रांतियाँ हैं, मैं बताऊँ, इट्स अ मिथ। अगर आप पूरी तरह प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग करके अगर उस पूरी पैकेज प्रैक्टिस अपनाते हो तो जितना उत्पादन आप केमिकल फार्मिंग के थ्रू आप ले रहे हो उतना ही उत्पादन आप प्राकृतिक खेती के थ्रू ले सकते हैं। इसके लिए आप जरूरी नहीं पूरी ज़मीन पे आप शुरू करो, आप एक छोटे से खेत से शुरू कर सकते हो। उस पर पूरा आप जो भी आपको बताया गया उसको फॉलो करो, आप खुद अपने सामने रिजल्ट देखकर उसको अपना सकते हो, है ना। और ये जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में बताया जाता था कि पहले साल तीसरे साल तक प्रोडक्शन बढ़ेगी जब ज़मीन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम प्रैक्टिकली कर चुके हैं। आज हम 3-4 सालों से इस काम को कर रहे हैं और जो किसान कर रहे हैं आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उत्पादन कमी नहीं होती आपका जो, और अगर आप पूरा फॉलो करते हैं नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिस को तो आपका उत्पादन उतना ही होगा और एक शुद्ध उत्पादन होगा, उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात आपको बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू। हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान के सहयोग से कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं का सहयोग लेकर कृषक आगे बढ़ रहे हैं, खुद को साधन संपन्न बना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिला सिरमौर के कृषि उपनिदेशक राजेंद्र जी, जो हमें बताएंगे उन खेती करने वाले साधनों के बारे में, खेती की कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे जिससे किसान न केवल अपने आप को साधन संपन्न बना सकेंगे, अपने आप को आर्थिक मजबूत बना सकेंगे, बल्कि कुछ ऐसी जानकारी भी हमें उपलब्ध करवाएंगे जिसमें आपको ज्ञान होगा कि किस योजना के तहत किसानों को कितनी बड़ी मदद सब्सिडी के रूप में मिल रही है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में कृषि उपनिदेशक जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र जी को। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर कृषि विभाग द्वारा कई योजनाएं चल रही हैं, तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो जिला सिरमौर में विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं। धन्यवाद अंजलि जी। जिला सिरमौर में हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग कई कार्यों का क्रियान्वयन कर रहा है। जैसे उसमें कुछ सेंटर स्पॉन्सर्ड भी है और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीमें भी हैं। स्टेट की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है एक अभी उसको हमने कृषि उत्पादन संरक्षण योजना बताया गया। वो 3-4 स्कीमों का क्लब कर दिया इस बार गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने। उसमें एक था पिछले साल जो स्कीम जानी जाती थी मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, जिसमें हम सोलर फेंसिंग किसानों की उसमें लगभग 70% अनुदान देते थे। तो इस बार जो 4 स्कीम है इसमें एक मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना प्लस पॉली हाउस रिनोवेशन स्कीम एंड एंटी हेल नेट स्कीम, इन चारों का क्लब करके इस बार नई स्कीम लॉन्च की गई है कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। इसमें ये चारों कंपोनेंट कवर होंगे। इसमें हम अभी जंगली जानवरों की वजह से बहुत नुकसान है किसानों का, अपनी फसल को बचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी हम हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस पर 70% अनुदान हम दे रहे हैं और उसके माध्यम से सोलर फेंसिंग जो तारबाड़ हम कम्युनिटी बेसिस पे भी और इंडिविजुअल बेसिस पे भी कर रहे हैं, जिसका बहुत सारे किसान जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा पॉली हाउस की मैं बात करूँ तो पॉली हाउस में भी हम लोग 80% तक सब्सिडी दे रहे हैं और उसमें जो पुराने पॉली हाउस जिनकी रिनोवेशन है उसमें भी जो शीट है उसको चेंज करने के लिए अनुदान दिया जा रहा है किसानों को। और हमारे हिमाचल के कुछ एरिया में या सिरमौर में ओलावृष्टि की बहुत प्रॉब्लम रहती है, सब्जियों को, फसलों को, फलों को बहुत नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने एंटी हेल नेट स्कीम उसमें दी गई और बहुत ही सस्ते दामों पर और काफ़ी उसमें भी काफ़ी अनुदान दिया जा रहा है। 70 से 80% तक किसानों को एंटी हेल नेट दिए जा रहे हैं ताकि वो फसल अपनी ओलावृष्टि और अन्य जो मौसमी जो है मेनली ओलावृष्टि की वजह से जो नुकसान होता है उसको अपनी फसल को बचा सके। ये मुख्य स्कीमें हैं। इसके अलावा जितने भी एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उन पर तो सब्सिडी दे ही रहा है विभाग, वो सेंटर की स्कीमों से भी आ रहा है, स्टेट की स्कीमों से भी आ रहा है। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी मिल रही है उनको, सीड्स पर जो भी हम प्रोक्योर कर रहे हैं, जो भी फार्मर्स को दे रहे हैं, सारा सब्सिडाइज उस पर दे रहा है। इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर मशीनरी है। इसके अलावा जैसे पावर वीडर और ट्रैक्टर की बात करें तो उस पर भी बहुत सारा अनुदान, मतलब एक पावर वीडर पर हम लोग लगभग 25,000 एक फार्मर को सब्सिडी प्रोवाइड करवा रहे हैं।
जो कि 50% है और उससे मतलब लिमिट उसकी 25,000 है। पिछले साल तक हमने जो ट्रैक्टर्स, कृषि के लिए ट्रैक्टर यूज़ होते हैं, उसमें एक किसान को 3.5 लाख तक का भी अनुदान दिया है। और उसके अलावा हमारा पांवटा वैली है जहाँ पर हैवी मशीनरी यूज़ होती है, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर है और लैंड लेज़र लेवलर है। इस तरह की जो इम्प्रूव्ड जो मशीनरी, उस पर भी हम लगभग 3.5 लाख तक किसानों को अनुदान दे रहे हैं। तो सर, जैसे आप बता रहे हैं कि किसानों को इतनी सब्सिडी आप प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जैसे अभी मौजूदा समय में यहाँ पे मक्की की फसल चल रही है, तो उसकी बचाव के लिए, क्योंकि पिछले साल से एक मक्की की फसल को लेकर काफ़ी नुकसान पहुँचा है, तो उसके बचाव को लेकर विभाग क्या किसानों की मदद कर रहा है? इस बार देखिए लगभग हमने जो सब्सिडी पर 1200 क्विंटल के करीब हाइब्रिड सीड किसानों को बांटा है। और पिछली बार जो फाल आर्मी वर्म का जो अटैक हुआ था, उससे काफ़ी नुकसान किसानों ने झेला था। इस बार हमने किसानों को शुरू से ही अवेयरनेस कैंप लगाए और उनको हम मक्की के साथ में जो हमारे पास एक कोराजन अवेलेबल है, एक जो पेस्टिसाइड जो इस खासकर इसी के लिए, फाल आर्मी वर्म के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। और जिन जिन लोगों ने, क्योंकि थोड़ा सा रेट शायद, और वो भी जो मार्केट रेट है उससे मार्केट में वही शीशी 1000 रुपये से ज़्यादा की है, हम लोग 830 या समथिंग उतना का हम दे रहे हैं किसानों को। तो वो उसका सोइंग के बाद अगर 1 महीने के अंदर अंदर 2 स्प्रे हम किसानों को एडवाइस करते हैं, अगर हो जाती है। तो जिन लोगों ने किया उनके उसमें खेत में नहीं है अटैक। और जिन लोगों ने अभी, जहाँ मैंने भी इसको इंक्वायर किया, जहाँ ये शिकायतें आ रही है फाल आर्मी वर्म की, उन्होंने बाहर से बीज खरीदा, महंगा बीज खरीदा, प्राइवेट लगभग 1200 रुपये की थैली बेची, जबकि हम वही सिंगल क्रॉस हाइब्रिड में 300 रुपये की थैली किसानों को दी है। वही उन्होंने सिंगल क्रॉस 1200 की खरीदी है। और अब उसमें क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर सीड पे शायद ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके थे, उन्होंने कोई उसके लिए पेस्टिसाइड फाल आर्मी वर्म के लिए यूज़ नहीं किया, और उस वजह से वहाँ पर इंसिडेंस काफ़ी फाल आर्मी वर्म का आया है। लेकिन जहाँ जहाँ किसान अभी भी हमारे पास अवेलेबल है कोराजन, हम किसानों को कई जो सोशल मीडिया के माध्यम से, और हमारे जो लोग हैं वो भी फील्ड में जाते हैं कि आपको इसका बचाव के लिए कोराजन जो अभी भी हमारे पास अवेलेबल है कई सेल सेंटर्स पे, और लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, किसान उसका कर रहे हैं प्रयोग, और वो बहुत इफेक्टिव है। तो सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे नकदी फसलों की, परंपरागत फसलों के साथ, तो इसके तहत विभाग क्या मदद दे रहा है किसानों को? क्या कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जिससे वो अन्य फसलों पर जा रहे हैं? हाँ, देखिए जिला सिरमौर में अभी जो मुख्य नकदी फसल मैं आपको कहूँ तो वो लहसुन है जी। और जिला सिरमौर हिमाचल में सबसे ज़्यादा लहसुन का उत्पादन कर रहा है। लगभग हमारा 4000 हेक्टेयर से ज़्यादा का क्षेत्रफल इसके अंतर्गत है लहसुन के, और लगभग 60,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा की प्रोडक्शन, एनुअल प्रोडक्शन इसकी है। और हाई क्वालिटी का लहसुन किसानों को मिल रहा है। इस बार शायद अभी मार्केट में रेट उतना नहीं है, तो किसानों ने अभी तक मार्केट में नहीं उतारा अपना लहसुन। अभी पीछे ही कुछ दिन पहले हमने एक प्रोसेस्ड जो लहसुन, जैसे ब्लैक गार्लिक की जो हम बात कर रहे हैं जी, तो वो कनाडा के लिए एक शिपमेंट हमारे जो डीसी साहब हैं इनके माध्यम से हमने करवाया था। उसमें एक बाहर एक हमारी दिल्ली की फार्म है, वो उसमें सहयोग कर रही है। तो उसमें ये कर सकते हैं हम, जैसे हमारा इतना सारा प्रोडक्शन है, क्योंकि कई बार मार्केट में रेट नहीं मिलता किसानों को, तो कुछ परसेंट 5 से 10% अपने लहसुन को अगर वो प्रोसेस करें, ब्लैक गार्लिक जो है वो एक फर्मेंटेड लहसुन है जी, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, और उसका रेट भी लगभग अभी अमेजोन में, अगर इंडिया में हम बात करें तो 2 से 2,500 रुपये किलो है जी। और उसमें क्योंकि ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और उसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा मांग है, आप यूरोप में, कनाडा में, तो एक बड़ा अच्छा एक मौका है हमारे लोगों को। और उस पर उसके लिए जैसे क्वालिटी देनी होगी, अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको, ब्लैक गार्लिक को और उसको, तो हम उसके लिए किसानों को हम बताते हैं कि आपके पास एक जरिया अपनी लहसुन की क्वालिटी इंप्रूव करने का, वो है नेचुरल फार्मिंग। जी, नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत अगर वो लोग लहसुन उत्पादन करते हैं तो उसकी क्वालिटी को बीट नहीं कर सकता, वो इंटरनेशनल क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी का लहसुन होगा। और उसके लिए जो स्टैंडर्ड है सर्टिफिकेशन के लिए नेचुरल प्रोडक्ट्स के, वो हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है, उस पर सर्टिफिकेशन का काम चल रहा है। और एपिडा से भी हमारी बात हुई है, पिछला जो प्रोग्राम एपिडा के माध्यम से हुआ था, तो एपिडा भी इस पर जो इसके पैरामीटर है नेचुरल फार्मिंग के, एक्सपोर्ट के लिए जो पैरामीटर है उस पर काम कर रहा है। और बहुत जल्द ये नेचुरल जो प्रोड्यूस है उसका सर्टिफिकेशन भी बहुत जल्दी एपिडा तैयार करेगा, और किसान काफ़ी ज़्यादा लाभ इससे कमाएंगे। सर, जैसे आपने अभी नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया, तो क्या
हिमाचल के सिरमौर में, जिला सिरमौर में कितने ऐसे किसान हैं जो प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, जिला सिरमौर में लगभग, अभी मैं आंकड़ों की बात करूँ तो 10,000 से ज़्यादा किसान इस खेती को, इस विधि को कर रहे हैं। और लगभग 1,000 हेक्टेयर से 1,000 हेक्टेयर के करीब जो एरिया है वो नेचुरल फार्मिंग के अंडर आ रहा है। और यहाँ पर देखो, वो जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं लोग, वो सिर्फ एक फसल नहीं, सभी फसलों में, जब मैं गन्ने की बात करूँ तो हमारा जो पांवटा साहिब ब्लॉक है, वहाँ पर किसान बिना किसी केमिकल के, यूरिया के, वो लोग गन्ना उत्पादन कर रहे हैं। और वो गन्ना वो किसी मिलों को नहीं बेच रहे हैं, उसका वो जैगरी गुड़ निकाल रहे हैं। और उनकी इतनी ज़्यादा डिमांड है उस जैगरी की कि उनके घरों से ही लोग उसको उठा लेते हैं। उन्हें कहीं मार्केटिंग के लिए भी नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वो एक तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और लोग उसमें बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर हो चुका है इस टाइम। और साथ में मैं चावल की बात करूं तो चावल भी पांवटा साहिब के कुछ किसान हमारे, वो कस्तूरी बासमती और दूसरे चावल जो बिना यूरिया के पैदा कर रहे हैं, और उसकी भी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि अभी तक वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनके घरों से ही लोग उठा दे रहे हैं। तो हमारे पास बहुत अच्छा एक स्कोप है इस उसके माध्यम से। अगर हम बिना केमिकल फ्री जो उत्पादन करें अनाज खाद्यान्नों का, तो ना तो सिर्फ ये एक तो एनवायरनमेंट को कंजर्व करेगा और हमारे जो समाज की सेहत है वो भी सुधरेगी। तो सर, जैसे अभी हम नकदी फसलों की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे पायलट प्रोजेक्ट भी हैं जो हिमाचल में चलाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले कृषि मंत्री जी ने सिनेमन स्कीम की कुछ मुहिम चलाई थी, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, जिला सिरमौर को सिनेमन के लिए जो दालचीनी है उसके लिए एक पायलट उसके लिए चुना गया है। ये IHBT जो पालमपुर में हमारा CSIR का जो इंस्टीट्यूट है, उसके माध्यम से इस पायलट प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। हमारा जो यहाँ का जो रेणुका का जो एरिया है, उसको उन्होंने सेलेक्ट किया कि वहाँ का जो क्लाइमेट है उसके लिए दालचीनी के लिए बहुत ही सूटेबल बताया गया। और पिछले साल हमने कुछ पौधे अपने फार्म पे भी, वहाँ ददाहू में हमारा एक फार्म है रेणुका के पास, वहाँ पर लगाए थे। और कुछ 1-2 किसानों के खेतों में डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज़ पे 40-50 प्लांट उनके खेतों में भी लगे थे। पर जो अभी हम उसका रिजल्ट देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, सर्वाइवल रेट काफ़ी अच्छा है। और इस साल भी हम योजना बना रहे हैं लगभग 250 से 300 प्लांट उसकी सिनेमन के हम और लगाएं। और जैसे आप जानती हैं कि सिनेमन जो हमारे देश जो बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो इसी कड़ी को, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने ये कहा है कि जहाँ जिन प्रदेशों में इसका स्कोप है सिनेमन दालचीनी पैदा करने का, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ताकि जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो बाहर ना जाए। और उसी कड़ी में शायद कुछ हींग और केसर भी है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जिला सिरमौर नहीं आता। जिला सिरमौर सिनेमन पे काम कर रहा है। तो सर, सिनेमन का जो पायलट प्रोजेक्ट है, इसके तहत आप किसानों को कैसे प्रशिक्षण दे रहे हैं? मतलब क्या इसकी खेती परंपरागत खेती के साथ की जा सकती है, या फिर जैसे पहले एक नया प्रोजेक्ट था कि हम पॉपुलर के पौधे लगाए जिससे अलग अन्य आय कमा सके, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो था वो फेल हो गया था, क्योंकि उसकी पत्तियां जो थी हमारी अन्य फसलों को नुकसान पहुंचाती थी। तो क्या सिनेमन ऐसा पौधा है या उसके साथ ऐसा नहीं सोचा जा सकता? जहाँ तक मुझे पता है, सिनेमन एक हम यूज़ कर, दालचीनी का उपयोग हम अपने खाने में करते आए हैं। और ये ज़्यादातर साउथ इंडिया और मध्य भारत, महाराष्ट्र, MP, इस एरिया में बहुत कम क्षेत्रों में लगाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इसका उपयोग कर रहे हैं। बाकी यही रही सिनेमन के पौधे की बात हुई, 3 से 4 सालों में इसका बार्क आना शुरू हो जाता है ना। और आपने जैसे बात की, हमने ये जो अभी पिछले साल जो हमने प्लांटेशन की है पूरे प्राकृतिक तौर पर, उसमें कोई केमिकल और वो फर्टिलाइज़र या किसी तरह का पेस्टिसाइड हमने अप्लाई नहीं किया। और उन पौधों की अच्छी ग्रोथ है, एक अच्छा सर्वाइवल है उसका। और ये आई होप कि प्राकृतिक तौर पर अब जो हम सिनेमन पैदा करेंगे उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी
और उसको हम जो इंटरनेशनल क्वालिटी के उसको मैच करेगा वो उसका प्रोड्यूस। तो सर सिनेमन के लिए जो बीज है या फिर इसकी ग्राफ्टिंग, मतलब उसका क्या प्रोसेस है? अगर बीज भी उपलब्ध करवाया जा रहा है तो कौन इसको उपलब्ध करवा रहा है? जी, अभी सिनेमन ओपन मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। अभी जैसे मैंने बताया कि पायलट बेस पर है। इसका जितना भी प्लांटिंग मटेरियल ये IHBT पालमपुर हमें प्रोवाइड कर रहा है, प्लांट्स वगैरह सभी प्रोडक्शन वही कर रहा है। जैसे ही इसका हमें रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे फिर इसको हम और किसानों को मतलब इसको बढ़ाएंगे। और फिलहाल अभी ये पायलट बेस पे है, तो अभी जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का इनके साथ MOU भी होना बाकी है IHBT के साथ। और आई होप कि साल के अंत तक हम लोग या अगले साल तक हम इस स्थिति में होंगे कि हम इसको और किसानों को भी प्लांटिंग मटेरियल देकर इसको एक डिक्लेयर करें कि ये हमारे हिमाचल के लिए एक कैश क्रॉप साबित हो सकता है। सर जैसे अभी सिनेमन को सिर्फ 5 जिलों के लिए ही चुना गया है, तो ये जो पायलट प्रोजेक्ट अगर सफल रहता है तो क्या अन्य जिलों में भी इसको शुरू किया जा सकता है या सिर्फ ये एक टेम्परेचर के अनुसार उगाने वाली फसल है? हाँ बिल्कुल, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ह्यूमिड एरिया और थोड़ा सा गर्म एरिया चाहिए इसको। और ये हर जगह हम नहीं इसको वो कर सकते, प्लांटेशन नहीं कर सकते। जो भी जलवायु इसके लिए, जिस भी जिला में इसके उपयुक्त होगी जलवायु सिनेमन को उगाने के लिए, वहीं ये लग सकता है। तो सर इसके बाद फसलों, मतलब किसानों को कितना उम्मीद हो सकती है अगर वो सिनेमन की खेती की तरफ मुड़ते हैं, तो कितना उनको मुनाफा या कितना उनको आय अधिक होने की, अगर हम एक रेशो को समझे तो वो अगर आप बता पाए तो? हाँ, तो इसमें देखिए अभी ओपन मार्केट में मुझे नहीं पता सिनेमन का क्या रेट है, बट ये कि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सिनेमन की मैं बात करूँ तो सिर्फ इनिशियल है आपका। जब इनिशियल में आपने लेबर यूज़ की, गड्ढे किए, उसको दिया, बाकी अगर आप नेचुरल तरीके से उसको उगा रहे हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल कम है। और तो आपको जो भी आएगा वो इनकम ही आएगी, जो भी पैसा आपको आएगा वो इनकम के तौर पे आएगा। तो इसको खेतों की ज़रूरत नहीं है बहुत बड़े लंबे चौड़े, या फिर इसको साइड बाय एक फील्ड के चारों तरफ लगाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हो। और ज़्यादा बड़ा भी इसका पेड़ नहीं होता है जी। और 2 से 2.5 मीटर तक भी इसकी लेंथ जा सकती है। एरिया डिपेंड कर सकता है। तो इसकी पत्तियां भूमि को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? जी नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार नहीं, भूमि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। बल्कि आप अगर आपने उसको स्पेसिंग अच्छी रखी है प्लांट के बीच, तो बीच में कोई और फसल आप ले सकते हो। जैसे अंतर फसली में कोई दलहनी फसल ले सकते हो। जैसे दालों की बात करते हैं हम लोग, अनाज तो लोग उगाते हैं लेकिन हम दलहन को भूल जाते हैं। हिंदुस्तान देखो अभी सबसे ज़्यादा दालों का प्रोड्यूसर है और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी हम दालें की कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 70% दालें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो मैं तो जो भी किसान हमें मिलते हैं मैं उनको आग्रह करता हूं, उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि जो खाद्यान्न की फसलें हैं, जैसे मक्की है, मक्की में हम 2 दालों की फसल ले सकते हैं। गेहूं में हम चने की फसल ले सकते हैं। तो हमें दालों को उगाना ही होगा और वो ज़मीन के लिए भी अच्छा है, हमारा सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए भी अच्छा है। तो सर सिरमौर में क्या, जैसे अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है केसर और हींग, तो सिरमौर में इसका चुनाव नहीं हुआ है? जी हाँ, हींग और केसर के लिए सिरमौर की जलवायु उपयुक्त नहीं है। ये हाई अल्टीट्यूड जैसे लाहौल स्पीति के लिए हींग है और केसर भी जो ऊपर वाले शुष्क एरिया है वहाँ के लिए उपयुक्त है। सिरमौर को इसके लिए नहीं चुना। तो सर सिरमौर में अभी अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो हमारे ज़िला सिरमौर के हैं, जो यहाँ के किसान हैं, तो उनको आप कौन सी ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे जिसकी तरफ वो मुड़ सके? क्योंकि अभी सिनेमन तो पायलट प्रोजेक्ट पे है, अगर लहसुन भी नहीं वो उगा रहे हैं या कुछ टमाटर की, क्योंकि यहाँ पे एक टमाटर का भी है, लेकिन आप कौन सी ऐसी फसल की सलाह देना चाहेंगे इन दिनों में मक्की के लिए, या कौन सी ऐसी आप उनको एडवाइस देना चाहेंगे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके अपनी फसलों का और उनको नुकसान भी ना हो? हाँ देखिए, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि हमें मुख्य फसल के साथ अंतर फसली लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी एक फसल किसी वजह से नुकसान हो जाता है एक फसल को, हम दूसरी फसल से वो कंपनसेट कर सकते हैं अपनी इनकम को। जैसे मक्की मैंने बताया, और मक्की के लिए मक्की का भी बहुत मतलब जैसे आप स्वीट कॉर्न आप लगा सकते हो, आजकल उसकी एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरा चला हुआ है। आप
छोटे छोटे कप्स में मसाला डाल के 20-25 रुपए का कप मिलते हैं, उस तरह का करवा सकते हैं। कॉर्न जिसको हम बोलते हैं मक्की में। धान का जैसे मैंने बताया कि आप अगर प्राकृतिक तौर पर धान उगाते हो तो आपको इतना सस्ता MSP पे 20 रुपये बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घरों से लोग 70, 80, 100 रुपये तक चावल आपसे खरीद के लेंगे, आपका धन्यवाद भी करेंगे। और रही बात कैश क्रॉप्स की, जो लहसुन की मैंने जैसे बात की, तो लहसुन की हम अगर क्वालिटी मेंटेन रखनी है, क्योंकि साउथ इंडिया से भी बहुत हमारा लोग यहाँ मतलब ज़्यादातर लहसुन साउथ इंडिया में जा रहा है, तो अगर वो क्वालिटी को मेंटेन रखना है तो आपको प्राकृतिक तौर पर ही वो लहसुन उगाना होगा। प्राकृतिक तौर पर उसकी पैदावार भी कम नहीं होगी आने वाले समय में, और आपकी ज़मीन भी अच्छी रहेगी। और दूसरा जैसे टमाटर की बात की आपने, टमाटर भी मुख्य नकदी फसल है हमारा कुछ ब्लॉकों में, जैसे पच्छाद ब्लॉक है हमारा, राजगढ़ ब्लॉक है, शिलाई ब्लॉक है, वहाँ लोग काफ़ी पैसा कमा रहे हैं टमाटर से। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार शायद साउथ से भी सेम टाइम पर टमाटर आए और लोगों को बहुत कम दाम मिल रहे, बहुत सस्ते में। इतना गलट आ गया मार्केट में टमाटर का कि उनका जो पिछले साल जिस तरह से मिलता था रेट वो नहीं मिला। तो अब हमें क्वांटिटी में तो हम नहीं कर पाएंगे कम्पीट, लेकिन क्वालिटी में हमें कम कम्पीट कर सकते हैं। हमारी ज़मीन अभी इतनी ज़्यादा डेटोरेट नहीं हुई है और प्रदेशों के मुकाबले, क्योंकि कम से कम यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ है। तो अभी भी हम उस पूरी तरह प्राकृतिक की तरफ मुड़ सकते हैं। और प्राकृतिक तौर पर अगर आप टमाटर लगाते हो तो उसका मतलब आपका दूसरे टमाटर के कंपैरिजन में अच्छा रेट मिलेगा आपको, आप अच्छा कमा सकते हो। और अब जैसे मैं अब इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हम किसान, अगर आपको भगवान ने किसान बनाया तो किसान का मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है ज़मीन से, किसान एक समाज सेवक भी है। किसान है वो अपना अनाज उत्पादन करके, सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन करके जो समाज का पेट भरता है तो समाज की सेहत भी बनाता है, उसके लिए भी जिम्मेदार किसान है। आज के दौर में जितनी आजकल जो बीमारियां हम देख रहे हैं उसमें भी हमारा जो रसायन युक्त जो भोजन हम ले रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो हमें भोजन को शुद्ध करने के लिए किसानों को इसके लिए जागरूक करना पड़ेगा और प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ना पड़ेगा, तभी हम समाज का भी भला होगा, हम किसानों का भी भला होगा। और इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई हो नहीं सकता शायद। और तभी हमें किसान होने का असली मतलब शायद हमें पता लगेगा कि शायद इसी वजह से भगवान ने हमें किसान बनाया। सर, अभी तक तो हम योजनाओं पे बात कर रहे थे, कुछ समस्याएं भी हैं जो जिला सिरमौर में किसानों को पेश आती हैं। एक तो यहाँ पे बंदरों की समस्या है जिसको लेकर काफ़ी बड़े लेवल पर किसान परेशान हैं। दूसरी यहाँ पर समस्या है सिंचाई की, क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र अगर हम देखें तो भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पे तालाबों की कमी है। यहाँ पे आप मतलब जो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको भी नहीं तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप ट्यूबवेल से सिंचाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्राउंड लेवल वाटर बहुत नीचे है। तो इन सब समस्याओं के समाधान के लिए आप किसानों को क्या मदद कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सिंचाई की बात है, सिंचाई में कृषि विभाग का जो हमारे 2 सॉइल कंजर्वेशन सब डिवीज़न है, पांवटा साहिब और राजगढ़ में, तो हम लोगों के पास हम किसानों को इस पे भी काफ़ी अनुदान देते हैं। जो एक इंडिविजुअल टैंक, इरिगेशन टैंक के लिए और सामूहिक तौर पर किसी ने सिंचाई टैंक बनाना, उसके लिए भी 100% लोगों को अनुदान मिलता है। और उसके लिए जो पानी है वो जो पेरिनियल वाटर है, कहीं पानी का सोर्स हो, दूर से पाइपों के थ्रू पानी ला के एक जगह इकट्ठा करके वो कर रहे हैं। पर जो रेन वाटर है उसको कहीं हार्वेस्ट करने में हम थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि अगर हम बारिश के पानी को अच्छी तरह से कई जो हमारा इधर का नाहन ब्लॉक और कुछ शिलाई का इधर का पांवटा का एरिया पड़ता है जिसको दाहटी धार भी हम बोलते हैं, तो बहुत शुष्क एरिया, वहाँ पर पानी की बहुत कमी रहती है। तो उन एरिया में हमें और ज़्यादा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। और ये काम हम कई स्कीमों के, कई डिपार्टमेंटों के थ्रू करवा सकते हैं। मनरेगा में इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ जो जल शक्ति विभाग है उनके थ्रू हम करवा सकते हैं। कृषि विभाग भी इस कार्य को कर रहा है। पर एक बार मैं आपसे फिर वो करूँगा कि इसका जवाब भी प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती के अंदर हम जितनी भी फसलें उगाते हैं हम लोग 70 से 90% पानी का बचत कर सकते हैं उसमें। क्यों? उसमें जैसे हम लोग एक तो इंटरक्रॉपिंग लगाएंगे और साथ में मल्चिंग का प्रावधान है। आच्छादन जब हम करते हैं फसलों में तो वो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर से जो ह्यूमिडिटी है उसको पानी के तौर पर पौधों की जड़ों को प्रोवाइड करवाता है, मॉइस्चर मेंटेन रखता है सॉइल का, वीड्स कंट्रोल करता है। और जो आच्छादन आप डालोगे ज़मीन के ऊपर वो कुछ टाइम बाद सड़ के वो ह्यूमस बनता है, वही द्रव्य जो जिसमें सभी न्यूट्रिएंट उपलब्ध हैं प्लांट के लिए। तो
जो इस सूखे से निपटने, पानी की समस्या से निपटने के लिए तो ये हमें करना ही पड़ेगा। दूसरा, बंदरों की जहाँ तक आपने बात की, तो उसके लिए हमारे पास सोलर फेंसिंग की स्कीम है, उसमें 70% हम अनुदान दे रहे हैं। जो लोग इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते, इस बार हम लोग एक नया प्रपोजल लेके आए, हम एक कैनन लेके आए हैं, उसको 50% तक सब्सिडी में, अभी सब्सिडी उस पर फिक्स नहीं हुई है, वो इंडिविजुअल फार्मर ले सकता है। उसमें हम एक फॉल्स, जिसको बोलते हैं गन शॉट करेंगे, आवाज़ गन शॉट की तरह आएगी। और तो सर, जैसे अभी आप नेचुरल खेती के बारे में बता रहे थे, तो कुछ ऐसी किसानों के बीच भ्रांतियां हैं ऑर्गेनिक खेती को लेकर और नेचुरल खेती को लेकर, दोनों के डिफरेंस को समझ नहीं पाते हैं, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये जो शब्द है, ये भी हमारा हिंदुस्तान का नहीं है, ये भी बाहर से आया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम लोग बहुत पैसा बहाया हमने, कई सरकारों ने, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली। अभी कई कुछ एक्सपोर्टर से भी हमारी बात जब होती है तो उन्होंने बहुत नुकसान झेला है। ऑर्गेनिक के नाम पे यहाँ से हम प्रोड्यूस ले गए और बाहर हमारा सैंपल फेल हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बताया जाता है कि आप ये ऑर्गेनिक प्रोड्यूस डालो, इतना सारा गोबर डालो, है ना, इतना ये नीम बेस्ड, ये पेस्टिसाइड यूज़ करो, ये करो। देखिए, हमारा जो जिसको पारंपरिक जो हमारी खेती थी, बेसिकली वही नेचुरल फार्मिंग। उसमें क्या होता था, हमें बाहर से कुछ भी नहीं लेना पड़ता था। जो हमारे पास संसाधन हमारे खेतों में उपलब्ध है, गाय का गोबर, गोमूत्र, जो भी बीज हमारे ट्रेडिशनल बीज है, वो यूज़ करते हैं। किसान एक भी पैसा बाहर बाज़ार से खर्चा नहीं करता था एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए। और जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन्हीं का यूज़ करके हम एक अच्छी फसल ले सकते हैं, बजाय कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो कई लोग अब कहते हैं कि ये केमिकल फार्मिंग से भी महंगी है, क्योंकि इसका जो इनपुट है वो काफ़ी कॉस्टली है, और लोग उसकी वजह से भी बहुत लोगों ने नुकसान झेला है। केमिकल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग वीड कंट्रोल के लिए भी कुछ खास नहीं कर पाते, उसमें वीड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि भाई प्राकृतिक खेती में आप कैसे करते हो, वीड कंट्रोल कैसे करते हो? तो हम लोग, देखिए, अब प्रकृति का मतलब कि प्राकृतिक खेती का मतलब जो प्रकृति से आया। प्रकृति में मोनोक्रॉपिंग नहीं है। प्रकृति में आपको एक छोटे से खेत में 50-100 तरह के पौधे मिलेंगे। तो हमें भी अपने खेत में एक नहीं, जितनी ज़्यादा फसलें आप हो सकती, जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। हमारे किसानों ने 1 बीघे खेत में 24 फसलें ली है, आप बिलीव करोगे? तो वीड्स कहाँ से आएगा? वो एक तरह का उसकी लाइव मल्चिंग का काम करते हैं। वीड्स को आने के लिए जगह है ही नहीं, है ना। दूसरा, हमारे यहाँ पहाड़ों में एक्चुअली पशुधन थोड़ा ज़्यादा है, तो लोग गोबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो गोबर के साथ भी एक मेन सोर्स है वीड्स का, क्योंकि पशु जो भी घास खाता है उसका बीज वैसे ही साबुत गोबर के साथ बाहर आ जाता है। तो मैं चंबा में जब मैंने काम किया था, तो वहाँ पर हमने किसानों के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया। किसानों से हमने गोबर डलवाना बंद कर दिया, और हमने देखा कि लगभग 70% वीड कंट्रोल उनका हो गया गोबर ना डालने की वजह से। तो ये चीज़ हम लोग प्राकृतिक खेती में धीरे धीरे उसको, जैसे अब वीड्स आएंगे नहीं, और इसमें एक बार स्टार्टिंग में हम अगर वीड कंट्रोल कर लें मैनुअली, तो आगे वीड्स हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। दूसरा, जो प्राकृतिक खेती में जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो अभी हिमाचल सरकार ने अभी एक रिसर्च पेपर भी उस पर पब्लिश हुआ है। लगभग 45% उसमें कमी है उत्पादन का जो कॉस्ट है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग के मुकाबले ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो शायद और भी ज़्यादा होगी। तो अभी भारत सरकार की भी किसी स्कीम में ऑर्गेनिक वर्ड वैसे भी नहीं है। हम लोग प्राकृतिक खेती की ओर जा रहे हैं, पारंपरिक खेती की ओर जा रहे हैं। सर, एक सवाल और है, आखिरी है। कुछ ऐसा माना जाता है, कुछ किसान समझते हैं कि अगर वो नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो उनको बहुत देरी से रिजल्ट मिलता है, और अगर वही वो केमिकल फार्मिंग को अपनाते हैं तो उनको रिजल्ट जल्दी मिलते हैं और जल्दी उनकी फसल तैयार हो जाती है। तो ऐसे किसानों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से केमिकल फार्मिंग को छोड़ के नेचुरल फार्मिंग की तरफ आए? क्या उन्हें जागरूक करने के लिए सरकार कुछ कदम उठा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। सरकार गांव-गांव में जाकर ट्रेनिंग कैंप्स लगा रही है, उनको बता रही है। रही बात जल्दी पाने की, फ़ायदा लेने की, तो अब देखिए, हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब है, देखो, है ना। उससे बड़ा हमारे पास जो कृषि राज्य जिसको हम बोल सकते नहीं है। अब वहाँ क्या हालत हो रही है, वहाँ पर इतना ज़्यादा अंधाधुंध केमिकल्स का यूज़ हुआ, जिससे आज गांव के गांव बंजर होते जा रहे हैं। उस ज़मीन का
मतलब पीएच इतना नीचे हो गया कि वहाँ अब घास भी नहीं हो रहा है, वाइट उसकी मिट्टी सफ़ेद कलर चेंज हो गया उसका। तो अब FAO की अब अगर 1-2 रिपोर्ट्स आप पढ़ें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बोल दिया कि अगर पंजाब हरियाणा के पास 50-60 साल से ज़्यादा खेती नहीं बची, 50 साल बाद ये पूरा का पूरा वाइट डेजर्ट में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो आप हमारे किसान क्या चाहते हैं भाई, अब ये जल्दी जल्दी कर लें और आने वाले जो आज से 15-20 साल बाद जो बच्चा पैदा होगा उसके लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं हम। अब सोचिए यही काम अगर हमारे बुजुर्गों ने किया होता आज से हज़ारों साल पहले, तो क्या हम अभी धरती को देख पाते क्या। तो थोड़ा सा हमें अपने जो इस भाव से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो आने वाली हमारी जनरेशन है उनके लिए भी सोचना पड़ेगा। अगर हम अभी इस पूरे संसाधनों का दोहन कर देंगे उनके लिए, उनको खाना कैसे खाएंगे, भूखे मरेंगे। आगे अकाल, जैसे अभी आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, तो इसी वजह से ये एक जो कृषि हम केमिकल जो फार्मिंग कर रहे हैं अंधाधुंध, जो एक जिसको बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग जो बिजनेस बना दिया, जिसकी वजह से सारा इम्बैलेंस हो गया क्लाइमेट में। हम बहुत ज़्यादा धान पे पानी के, जैसे गन्ना जो ज़्यादा न्यूट्रिशन और पानी लेती हैं, उन फसलों पर अगर हम जाते हैं तो हमारे एक तो पानी का दोहन हो रहा है, वाटर टेबल हमारा नीचे जा रहा है ना। तो हमें मतलब सोचना पड़ेगा अगली जनरेशन के लिए। और आप देखिए आज की डेट में हम किसान परिवार होते हैं, हमारे घर में जब ये बच्चा पैदा होता है वो पहली बार अपनी माँ का जब दूध पीता है तो उस दूध में भी पेस्टिसाइड केमिकल के रेजिड्यू हैं। अब सोचिए उस बच्चे की क्या गलती है, हमारी नाकामी है कि हम एक दूध में बच्चे को शुद्ध दूध नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे। तो थोड़ा सा इस विषय में हमें गहन चिंतन करना पड़ेगा कि हम कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं। अल्टीमेटली अब तो नीति आयोग भी मान चुका है कि हमारे किसानों को जब अपनी खेती को जब तक वो आध्यात्मिकता से नहीं जोड़ेंगे हमें सफलता नहीं मिलेगी। ये डिस्ट्रेस का कारण यही है। देखिए हमारे पूरे भारतवर्ष में ना क्यों किसान अभी भी मतलब जिसको कहते हैं एक लोअर क्लास को, जबकि जब हमारा जो इतिहास है तो वो सबसे जो उत्तम खेती जिसको कहते हैं उत्तम खेती मध्यम व्यापार, तो सबसे खेती को सबसे टॉप प्रोफेशन माना गया था, लेकिन अब वो सबसे नीचे हो गया है। क्यों? क्योंकि हमें मतलब ही नहीं किसान बनने का, हम जो मोटिव था उसको शायद उससे कहीं भटक गए। तो इस बारे में हमें बहुत ही गहन चिंतन करना पड़ेगा। और ना सही अपने परिवार के छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचिए, खुद अपने लायक किसी दूसरे के बच्चे को, हम जो अपने बच्चे को, अब जहाँ तक मुझे सुनने में आया कि कुछ किसान जो है अपने खाने के लिए खेत अलग से रखेंगे, उसमें कुछ नहीं डालेंगे, लेकिन औरों के लिए उसमें सब कुछ डाल देंगे और अंधाधुंध डाल देंगे। अब सोचिए अपने बच्चे को तो आप उस तरह का खाना दोगे और दूसरे के बच्चे को अगर जहर दोगे तो कहाँ, ये तो प्रकृति का नियम है, जो आप दोगे वो आपके पास लौट के आएगा। थोड़ा सा हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। और जी किसानों को हम जब ये बात बताते हैं, जब उनको इस तरह से सोचने को मजबूर करते हैं तो किसान अपनाते हैं उसे। और जिस किसान ने प्राकृतिक खेती अपनाई है वो पूरी तरह से ही अपनाता है, वो पीछे नहीं हट रहा है। जिसने 1 बीघा में खेती शुरू की, आज वो पूरे 10-12 बीघे में इसी प्रकार की खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं अपने खेतों में। और उनको जब हम पूछते हैं कि क्या आपको फ़ायदा हो रहा है, तो उनका एक जवाब होता है, जी फ़ायदा का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है ना। अब सोचिए हम जीवन में जो भी काम कर रहे हो ना, पैसा कमा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? खुशी के लिए कि हमें अच्छा लगे। जब ये चीज़ करके आपको खुशी मिल रही है तो क्या करना, पैसा तो आएगा ही आएगा, है ना। और सुभाष पालेकर जी भी बोलते हैं भाई इस धरती में इतनी ताकत है कि आपकी सारी ज़रूरतें वो पूरा कर सकती है। एक माँ, धरती माँ कहते हैं ना, तो धरती माँ में इतनी आपका जो जितनी भी आपकी ज़रूरतें हैं वो आपको दे सकती है। हाँ, और चीज़ें कि लालच नहीं किसी इंसान का पूरा कर सकती, लेकिन आपकी ज़रूरतें ये धरती पूरा कर सकती है, इतनी कैपेबिलिटी है इस धरती में। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, लोगों को, किसानों को प्रेरित किया कि वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएं और केमिकल वाली खेती को छोड़ दें। आई होप कि हमारे दर्शक और हमारे किसान इस बात को समझ गए होंगे, आपके संदेश को समझ गए होंगे। आपने फसल क्रांति की टीम को समय दिया, आपने हमारे चैनल को समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। और आपसे भी निवेदन करना चाहूँगी कि डॉक्टर साहब की इस अपील को ज़रूर समझिए। संदेश है ये एक बहुत गहरा कि नेचुरल फार्मिंग को अपनाएं, केमिकल से भरी इस फार्मिंग और इस खेती को दूर करिए और हमारे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए इस धरती को सुनहरा और स्वर्ण बनाकर छोड़िए। तो फसल क्रांति न्यूज़ में अभी तक इतना ही। धन्यवाद।